बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 176 मुलाहिदा फरमाए। ठीक है ठाकुर जी, भिंडारी गहरा सांस लेते हुए बोला, आप लोगों को ज़हमत दी उसके लिए माजरत चाहता हूँ। उठकर खड़ा हो गया और मुझसे हाथ मिलाते हुए बोला, अपना ख्याल रखना हिम्मत सिंह जी। गंगोली चौधरी का जिंदा बच जाने वाला आदमी अनुपम तुम्हारे लिए किसी वक्त भी खतरनाक हो सकता है। शुक्रिया, मैं ख्याल रखूंगा, मैंने जवाब दिया। उनके जाने के बाद हम भी देर तक इंस्पेक्टर पांडे के बारे में बातें करते रहे। मुझे वाकई बड़ी शदीद हैरत थी, पांडे जैसा फर्ज शनास और जिम्मेदार अफीसर, लेकिन फिर दौलत ऐसी चीज़ है जिसकी चमक आंखों में चकाचौंध पैदा कर देती है। बड़े बड़े नेक और दयानतदार लोग इस सुनहरी जाल में फंसते हैं तो निकल नहीं पाते। पांडे इंस्पेक्टर था, उसकी तनख्वाह भी महदूद होगी और वो रिश्वत भी नहीं खाता था। उसका भी दिल चाहता होगा कि उसके पास सब कुछ हो। वो चाहता तो रिश्वत लेकर अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकता था, लेकिन उसने इस मरतबा ये रास्ता इख्तियार नहीं किया और फिर मंदिर में जवाहिर के अंबार देकर शायद उसकी नीयत बदल गई थी। हो सकता है उसने पहले से मंदिर को लूटने का मंसूबा बना रखा हो, और यह भी हो सकता है कि दौलत का ढेर देखकर अचानक ही उसके दिल में उसे हासिल करने का ख्याल पैदा हुआ हो। उसने अपने भरोसे के आदमियों की बात की और वो भी आमादा हो गए। आसानी से हाथ आने वाली दौलत से कौन इनकार कर सकता है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ था मेरे ख्याल में बहुत बुरा हुआ था। इंस्पेक्टर पांडे को देखकर मेरे ज़हन में एक मिसाली पुलिस अफसर का खूबसूरत तस्वुर कायम हुआ था। वो एक ही झटके में खत्म हो गया था। हम तकरीबन एक हफ्ता मजीद सरसका में रहे। ठाकुर की तबाहशुदा पेजरो पहले ही जयपुर भेज दी गई थी। जानकी रूमती अब बड़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। उनके जख्म मंदे में हो रहे थे और अब उन्हें सिर्फ आराम की जरूरत थी, और ये आराम घर जाकर भी हो सकता था। और फिर एक रोज सुबह सवेरे हम सब लोग बस पर सवार जयपुर जा रहे थे। जिंदगी में जैसे ठहराव आ गया, कोई हलचल नहीं थी, कोई हंगामा नहीं था। वही मामूल के शबो रोज, वही बेजार कुन यकसानियत। लगता था जैसे जिंदगी की सारी दिलचस्पियां खत्म हो गई हों। जयपुर आने के बाद जो हंगामे शुरू हुए थे वो खत्म हो गए थे। रूमती की जिंदगी में जो भूचाल आया था वो गुजर गया था। उसका दुश्मन खत्म हो गया था, लेकिन मेरा दुश्मन एक बार फिर मुझे ऊंचा दे गया था। हम फिर ठाकुर की उस टीले वाली हवेली में ठहरे हुए थे, और इस मर्तबा तो बिमला भी हमारे साथ थी। हमारी अदम मौजूदगी में रूपमती की मुलाजमा मुंदरी यहीं रह रही थी। वापस आए तो रूपमती और जानकी को जख्मी देखकर वो परेशान हो गई। सालसिका में बिमला ने उन दोनों की बड़ी खिदमत की थी, और अब ये जिम्मेदारी मुंदरी ने संभाली थी। ठाकुर का एक दोस्त डॉक्टर भी हर दूसरे दिन उन्हें देख लेता था। मैं दिन भर या तो घर ही में पड़ा रहता या ठाकुर के रेस्टोरेंट या होटल में जाकर बैठ जाता। ठाकुर ने कहा था कि मैं इन दोनों में से एक जगह संभालूं और मुस्तकिल यहीं रहूं, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो सिर्फ चंद रोज और यहाँ रहना चाहता था। मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो इस सिलसिले में मेरी मदद कर सके। मुझे यकीन था कि तारा मंदिरों के हिसार से बाहर नहीं निकला था। उसे किसी मंदिर ही में पनाह मिल सकती थी, और किसी ऐसे आदमी की तलाश में मैंने जयपुर के मंदिरों के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। कभी बिमला मेरे साथ होती और कभी मैं अकेला मंदिरों में घूमता रहता। हमें सरसका से वापस आए हुए शायद 10वां दिन था। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। मैं इस वक्त ठाकुर के रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। रेस्टोरेंट में इस वक्त ज्यादा रश नहीं था। इक्का दुक्का मेजों पर ही गाहक बैठे हुए थे। किचन की तरफ से शोर की आवाज सुनाई दी तो मैं उठकर किचन में चला गया। कुक और असिस्टेंट मैनेजर किसी बात पर झगड़ रहे थे। मुझे देखकर वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करने लगे। असिस्टेंट एक 9 उम्र लड़का था, दाढ़ी मूंछ अभी नहीं आई थी, गोरी रंगत और गोल मटोल सा चेहरा। कुक ने उसके गाल पर चुटकी भर ली थी, जिस पर वो लड़का हत्थे से उखड़ गया था। मैंने डांट डपट कर दोनों का गुस्सा ठंडा किया। किचन से बाहर आते हुए बाईं तरफ की एक मेज पर एक जोड़े को बैठे देखकर मैं ठिठक गया। जब मैं किचन में गया था तो वो मेज खाली थी। ये गाहक मेरे बाद यहाँ आकर बैठे थे, और वो आमने सामने की कुर्सियों पर बैठने की बजाय एक दूसरे के साथ बराबर की कुर्सियों पर बैठे थे, और मर्द ने अपना एक हाथ औरत की पुष्ट पर रखा हुआ था। उस औरत की उम्र 30 और 35 के दरमियान रही होगी। गोरी रंगत पर नीले रंग की साड़ी जच रही थी। वो सडोल जिस्म की मालिक एक हसीन औरत थी। डार्क ब्राउन लहरिएदार बाल शानों पर बिखरे हुए थे। उसके साथ बैठे हुए मर्द की उम्र भी 35 और 40 के दरमियान रही होगी, और मैं ठिठका उसी को देख कर था। उसके सर के बाल छोटे थे जो सलीके से बने हुए थे। उसकी रंगत गंदमी और आंखें नीली थी। उसे पैंट शर्ट पहन रखी थी, कमीज के बटन खुले हुए थे, और सोने की एक चेन गले में पड़ी हुई थी। लाकड़ की जगह तकरीबन 1 इंच लंबी और निसफ इंच चौड़ी सोने की प्लेट थी, जिस पर कुछ कुंदा था। उसकी गर्दन पर जरा दाईं तरफ 1 इंच लंबे जख्म का निशान था। उस शख्स ने भी मेरी तरफ सरसरी अंदाज में देखा। औरत की पूंछ से हाथ हटा ली और वेटर को इशारा किया जो इसी तरफ आ रहा था। मैं काउंटर के पीछे अपनी सीट पर बैठ के और बार बार उस शख्स की तरफ देखने लगा। यहाँ से उसका चेहरा अगरचे साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में एक उलझन सी पैदा हो गई थी। मुझे लग रहा था जैसे मैंने इस शख्स को पहले भी कहीं देखा हो, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं अपनी सीट पर बैठा उसके बारे में सोचता रहा कि उसकी गर्दन पर जख्म का वो निशान मेरे ज़हन में उलझन सी पैदा कर रहा था, और मैं इस निशान के हवाले से कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। और फिर मेरे दिमाग में रोशनी का एक चमका सा हुआ। मुझे याद आ गया कि जख्म को वो निशान मैंने इसकी गर्दन पर देखा था। उसके साथ ही मेरे ज़हन में पंडित सोबराज का नाम उभर गया। मैं आंखें बंद करके चश्म तसव्वुर से पंडित सोबराज को देखने लगा।
बात ज्यादा पुरानी तो नहीं थी। चंद रोज पहले ही तो धूलपुर में पंडित सोबराज से मुलाकात हुई थी और मैं भला उस मुलाकात को कैसे भुला सकता था। पंडित सोबराज का पैकर मेरी नजरों के सामने घूम गया। मखसूस अंदाज में बंधी हुई धोती, जिस्म के बालाई से पर पीले रंग की चादर जिस पर जा बजा लफ्ज ओम छपा हुआ था, पैरों में लकड़ी की खड़ाओं, गंजा सर, माथे पर सफेद कुशका, उससे जरा ऊपर दरमियान सुर्ख टीका और दोनों रुखसारों पर भी ऊपर से नीचे सिंदूर से लकीरें खींची हुई। उसकी आंखें स्याह और कदरे छोटी थी, दोनों कानों में चांदी की बालियां थी। वो सूरत ही से कीना परवर हिंदू लगता था। उसकी गर्दन पर जरा दाईं तरफ तकरीबन 1 इंच लंबा पुराने जख्म का निशान भी था। वेटर की आवाज सुनकर मैंने आंखें खोल दी। वो समझा शायद मुझे नींद आ रही है। वो एक गाहक का बिल लेकर आया। 100 के नोट में से बिल की रकम काटने के बाद मैंने बाकी पैसे प्लेट में रख दिए और काउंटर के पीछे से निकलकर किचन की तरफ चल पड़ा। वेटर ने उन दोनों की मेज पर काफी सर्व की थी। मैं उनकी तरफ देखे बगैर किचन में चला गया और एक ऐसी जगह खड़ा हो गया जहाँ से मैं उस शख्स को देख सकता था, लेकिन मैं उसकी नजरों में नहीं आ सकता था। इस रुख से रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मैं चलना में उसकी तरफ देखता रहा और फिर मैं अपने आप में सनसनी की लहरें दौड़ती हुई महसूस करने लगा। अब इसमें शुबह की कोई गुंजाइश नहीं रही थी कि वो पंडित सोबराज ही था, लेकिन अब उसे पंडित नहीं कहा जा सकता था। उसने बड़ी महारत से अपना हुलिया तब्दील किया था। बेतरतीब दाढ़ी मूंछें साफ कर देने ही से उसके चेहरे पर बड़ी तब्दीली आ गई थी और बाकी कमी दूसरी चीजों ने पूरी कर दी थी। उसकी बटन जैसी आंखें अगरचे काली थी, लेकिन आजकल तो आंखों की रंगत तब्दील करना भी कुछ मुश्किल नहीं था। नीले रंग के कॉन्टैक्ट लेंस ने उसकी आंखों की रंगत भी बदल दी थी। उसने गंजे सर पर यकीनन विग लगा रखी थी। चांद रोज में बाल इतने बड़े नहीं हो सकते। उसके कानों में अगरचे बारियां नहीं थी, लेकिन सुराखों के निशान साफ नजर आ रहे थे। वो सोबराज ही था और मुझे उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ी। इसे हमने सारस्का में इंस्पेक्टर पांडे के हवाले किया था ताकि कई साल पहले चित्तौड़गढ़ में सोबराज और उसके साथियों के हाथों हलाक होने वाली मासूम लड़की की हलाकत की तहकीकात की जा सके। लेकिन चंद रोज पहले वो सारस्का के पुलिस स्टेशन में एक संतरी को कत्ल करके हवाला से भाग निकला था। इसे तो इतनी दूर चले जाना चाहिए था कि पुलिस इसकी गर्द को भी ना पा सके, लेकिन वो जयपुर में ऐश कर रहा था, जबकि सारस्का यहाँ से सिर्फ 2-2.5 घंटों के फासले पर था। वो वाकई हौसलामंद आदमी था। और फिर ये बात भी थी कि पंडितों वाला बेस खत्म कर देने से उसके हुलिये में जमीन और आसमान का फर्क आ गया था। इसे पंडित सोबराज की हैसियत से कोई भी पहचान नहीं सकता था और मेरी नजरों में भी वो महज इत्तफाक से आ गया था। अगर उसकी गर्दन पर जख्म का वो निशान दिखाई ना देता तो मैं भी शायद उसे पहचान ना सकता। जख्म का वो पुराना निशान ही था जो मेरे तजस्सुस का बायस बना और मैंने उसे पहचान लिया था। अब सवाल ये पैदा होता था कि मैं 2 मरतबा उसके सामने से गुजरा था, कहीं उसने भी तो मुझे पहचान नहीं लिया होगा। मेरे ख्याल में उसने मेरी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। धूलपुर में जब हमारा आमना सामना हुआ था तो मैं भी उधर साधु के भेष में था और अब मेरा हुलिया भी उस साधु से मुख्तलिफ था। उसने यकीनन मुझे नहीं पहचाना था। अगर पहचान लिया होता तो उस औरत के साथ इस तरह इत्मीनान से बैठा काफी की चुस्कियां ना ले रहा होता। वैसे लोगों के बारे में खूब अच्छी तरह जानता था। जो लोग किसी जुर्म में पुलिस को मतलूब हो या किसी और वजह से पकड़े जाने का खौफ हो या किसी दुश्मन की तरफ से किसी तरह का अंदेशा हो, ऐसे लोग लाख हुलिया बदल लेने के बावजूद चौकन्ना और चौकस रहते हैं और किसी मशकूक शख्स को देकर वहां टिकने की बजाय फरार का रास्ता इख्तियार करने को तरजीह देते हैं। मैं भी कई मरतबा ऐसी सूरत से 2-4 हो चुका था। क्या चाहिए सर? आपको किसी चीज की तलाश है? शेफ की आवाज सुनकर मैं चौंक गया और फिर मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। ओह कुछ नहीं, मैंने बात बनाई। यूं ही जरा तुम्हारी राजधानी का मुआयना कर रहा था। मेरी इस बात पर शेफ भी मुस्कुरा दिया। किचन में और भी खान साहब, माँ और दूसरे मुलाजिम भी मौजूद थे और गालिबन किसी को शुबा नहीं हुआ था कि मैं किचन में क्यों आया था। मैं चलने में वहाँ खड़ा इधर उधर देखता रहा जैसे वाकई किचन का मुआयना कर रहा हूँ। फिर सामने वाले दरवाजे से हाल में आने की बजाय पहलू के दरवाजे से निकल गया। उस तरफ एक तंग सी राहदारी थी जो आगे जाकर उस कुशादा राहदारी से मिल जाती थी, जहाँ ऊपर होटल जाने के लिए जीना था और उस जीने के नीचे रेस्टोरेंट में आने के लिए भी एक छोटा दरवाजा था। उस दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो काउंटर के करीब ठाकुर को देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना आज एक शिकार खास से निकल जाता। मैंने उसके करीब पहुंचकर सरगोशी की। क्या मतलब? क्या तुमने शिकार खेलना भी शुरू कर दिया है? ठाकुर मुस्कुराया। लेकिन मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकूंगा। बाहर गाड़ी में बिमला बैठी हुई है, उसे कुछ शॉपिंग करनी है। 3 घंटे से मुझे पूरे शहर में घुमा रही है। एक चीज खाड़ दरवाजे से खरीदी जा रही है तो दूसरी चीज भवानी सिंह मार्ग से और तीसरी चीज के लिए सवाए डेवडी की तरफ दौड़ लगाई जा रही है। इस लड़की ने तो मुझे बुरी तरह थका दिया है। मैं तो तुम्हें ये कहने आया था कि 12 बजे यहाँ के मामलात प्रकाश के हवाले करके घर आ जाना। वैसे तुम किस शिकार की बात कर रहे हो? किसी लौड़िया से तुम्हें कोई दिलचस्पी तो नहीं हो सकती? कौन है वो? पंडित सोबराज, मैंने सरगोशी की। क्या? वो उछल पड़ा। चौंको नहीं, मैंने कहा। दाईं तरफ सेकंड लास्ट टेबल पर एक कपल बैठा हुआ है। उस औरत को तो मैं नहीं जानता कि कौन है, मगर वो आदमी सोबराज है। उसका हुलिया बहुत बदला हुआ है, उसे पहचानना आसान नहीं। मैंने तसल्ली कर ली है, वो सोबराज ही है। ठाकुर ने बिल्कुल गैर महसूस अंदाज में उस तरफ देखा, फिर सरगोशी में बोला, तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? नहीं, मैंने जवाब दिया। तुम यहाँ काउंटर पर बैठो और गाड़ी की चाबी मुझे दे दो। बिमला गाड़ी में बैठी हुई है और चाबी भी गाड़ी में लगी हुई है।
ठाकुर ने जवाब दिया। लेकिन अब हमारे इससे क्या वास्ता, वो पुलिस की हिरासत से भागा है। पुलिस जाने और वो जाने, बलवंत सिंह भी अब खत्म हो चुका है और दारा भी जिंदा है। मैंने उसकी बात काट दी। हो सकता है ये दारा के बारे में कुछ जानता हो। ऐसे लोग एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। सोच लो, किसी नई मुसीबत में मत फंस जाना, ठाकुर बोला। मुसीबतों से गुजर कर ही तो सुख और शांति का रास्ता मिलता है, मैंने जवाब दिया और मजीद वक्त जाया किए बगैर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। पार्किंग एरिया की बाईं तरफ फुटपाथ के साथ ठाकुर की नीली कार खड़ी थी। मैं तेज कदम उठाता उस तरफ बढ़ गया। बिमला पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। मैं दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा तो वो मेरी तरफ देख कर मुस्कुरा दी और जब मैंने गौर से बिमला की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो एक मुख्तसर सा ब्लाउज और मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी। सीट पर बैठने से उसका स्कर्ट सिमट कर कुछ और ऊपर हो गया था। एक ब्राह्मण पंडित की इस बेटी को देखकर मुझे वाकई ही हैरत होती थी। इसका बस चलता तो कपड़ों की ये चीथड़ी भी बदन पर सजाने का तकल्लुफ न करती। लेकिन ये गनीमत था कि ये घर से निकलकर किसी तरह ठाकुर जैसे शरीफ इंसान के पास पहुंच गई थी। अगर किसी और के हत्थे चढ़ जाती तो इसका हशर हो चुका होता। तुम गाड़ी चला लेती हो ना, मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। बहुत अच्छी तरह, बल्कि तुमसे ज्यादा अच्छी, बिमला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो ठीक है, तुम स्टीयरिंग संभालो, मैं पिछली सीट पर बैठता हूँ। मैं ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया और पिछली सीट पर बैठ गया। पिछली सीट पर क्यों हिम्मत सिंह जी, मेरे करीब बैठने की हिम्मत नहीं है क्या, उसने शौक लहजे में कहा और अपनी सीट से खिसक कर ड्राइविंग सीट पर आ गई और इंजन स्टार्ट कर दिया। इंजन बंद कर दो और अंदर की बत्ती भी बुझा दो, मैंने कहा। क्या बात है हिम्मत सिंह जी, रोशनी से डर लग रहा है क्या, बिमला ने कहा। उसके लहजे की शौकी अभी भी बरकरार थी। और यहाँ से जाने का इरादा नहीं है क्या? फिलहाल नहीं, मैंने जवाब दिया। तो फिर मैं भी पीछे आ जाऊं, उसने कहा। उस सीट पर कांटे चुभ रहे हैं क्या, आराम से बैठी रहो, मैंने उसे डांट दिया। डांटना भी जानते हो, बिमला डिठाई से मुस्कुराई, फिर बोली। क्या बात है, ठाकुर जी का इंतजार है क्या? नहीं, मैंने जवाब दिया। अभी थोड़ी देर में एक औरत और एक मर्द रेस्टोरेंट से निकलेंगे। अगर वो किसी टैक्सी या रिक्शा वगैरह में बैठे तो उनका ताकुब करना है, मगर बड़ी होशियारी से, उन्हें शुबा न होने पाए। तुम्हें दिलचस्पी किससे है, औरत से या मर्द से, बिमला ने कहा। फिर जल्दी से बोली, लेकिन शायद मेरा ये सवाल गलत है, तुम्हें किसी औरत से दिलचस्पी क्यों होने लगी? अलबत्ता मैं ये जरूर पूछूंगी कि वो मर्द कौन है। पंडित सोबराज, मैंने जवाब दिया। ये कौन साहब है, बिमला ने पूछा। सारसगा में ठाकुर और रूपमती का एक्सीडेंट होने से एक रोज पहले हम दारा और बलवंत सिंह की तलाश में धूलपुर गए थे। बलवंत सिंह वगैरह तो हमारे पहुंचने से पहले ही वहां से निकल चुके थे। अलबत्ता पंडित सोबराज से एक यादगार मुलाकात हो गई थी। इसने कुछ ऐसे इंकशाफात किए थे कि हमें इसे पुलिस के हवाले करना पड़ा। और उस रोज हॉस्पिटल में एसीपी भिंडारी ने तुम्हारे सामने ही बताया था कि पंडित सोबराज एक संतरी को कत्ल करके हवाला से फरार हो गया था। और यही पंडित सोबराज इस वक्त एक हसीन औरत के साथ रेस्टोरेंट में बैठा काफी पी रहा है। मेरी एक बात मानो हिम्मत सिंह जी, बिमला मेरी तरफ देखते हुए बोली। अपना जीवन बिला वजह जोखों में मत डालो। ये मामला पुलिस के लिए छोड़ दो, वो खुद ही इसे तलाश कर लेंगे। तुम क्यों कष्ट उठाते हो? वो चाहे 6 कत्ल और भी कर दे तो मुझे परवाह नहीं होगी। लेकिन ये वही शख्स है जिससे दारा के बारे में कुछ मालूम किया जा सकता है, मैंने जवाब दिया। ओह, बिमला ने कहा। फिर तो मैं जहन्नुम तक इसका पीछा करने को तैयार हूँ। जहन्नुम में नहीं, हमें इस दुनिया ही में इसको पकड़ना है, मैंने उसकी बात काट दी। बिमला से बातें करते हुए मैं बार बार रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ देख रहा था। शायद बिमला ने सोचा हो कि मैं उसके लिबास की वजह से उसे नजरअंदाज करने के लिए पिछली सीट पर आया हूँ। लेकिन मेरे पिछली सीट पर आने की जो वजूहात थी, सोबराज इतना बेपरवाह भी नहीं हो सकता था कि अपने ताकुब पर तवज्जो न देता। मुझे ड्राइविंग सीट पर देखकर उसे किसी किस्म का शुबा हो सकता था। अगर एक खूबसूरत लड़की पीछे आ रही हो तो उस पर ज्यादा शुबा नहीं होता। पिछली सीट पर बैठने का एक मकसद ये भी था कि वो मुझे ना देख पाए, इसलिए मैंने कार के अंदर की बत्ती भी ऑफ करवा दी थी। 20 मिनट गुजर गए। इसी दौरान में 2-3 गाहक रेस्टोरेंट में दाखिल हुए थे और एक जोड़ा बाहर भी निकला था। 5 मिनट और गुजर गए। रेस्टोरेंट का दरवाजा एक बार फिर खुला और इस मरतबा सोबराज को सूरत के साथ बरामद होते देखकर मैं संभल कर बैठ गया। यही है वो, मैंने धीमे लहजे में बिमला को बताया। लेकिन अभी इंजन स्टार्ट मत करना, इन्हें कुछ दूर निकल जाने दो। बिमला भी संभल कर बैठ गई। मेरा ख्याल तक वो औरत और सोबराज सड़क पर आकर या तो वहीं रुककर किसी टैक्सी वगैरह का इंतजार करेंगे या मुखालिफ समत में तकरीबन 150 गज आगे टैक्सी स्टैंड की तरफ चले जाएंगे। लेकिन वो हाल से निकलने के बाद पार्किंग एरिया की तरफ मुड़ गए और सुर्ख रंग की एक फियाट कार के करीब रुक गए। औरत ने अपने कंधे पर लटके हुए पर्स में से चाबियों का गुच्छा निकालकर सोबराज की तरफ बढ़ा दिया। सोबराज ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया और झुककर पैसेंजर सीट के दरवाजे की लाग नाब हटा दी। वो औरत भी दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। 10 मिनट बाद सुर्ख फियाट पार्किंग एरिया से निकलकर सड़क पर आ गई और हमारी गाड़ी के करीब से गुजर गई। मैं झुककर नीचे हो गया था, लेकिन उन दोनों में से किसी ने हमारी कार की तरफ नहीं देखा था। बिमला ने कार का इंजन स्टार्ट करके उसे हल्के से झटके से आगे बढ़ा दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, ठाकुर रेस्टोरेंट के दरवाजे में खड़ा था। इस वक्त 11:15 का वक्त था। स्टेशन रोड पर अच्छा खासा ट्रैफिक था और बिमला बड़ी होशियारी से ड्राइविंग कर रही थी। उसने सुर्ख फियाट और अपने दरमियान तकरीबन 150 गज का फासला रखा था और मैं समझता था कि किसी के ताकुब के लिए बहुत मुनासिब फासला था। सोबराज की कार एक और सड़क पर घूमकर होटल जयपुर अशोक की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गई।
इस सड़क पर भी कुछ ट्रैफिक था, इसलिए ताकुब का शुबा नहीं हो सकता था। अशोक होटल से आगे सवाए जय सिंह हाईवे वाटर वर्क्स रोड की तरफ मुड़ते ही बिमला संभल कर बैठ गई। उसने दरमियानी फासला कुछ और बढ़ा दिया। इस सड़क पर ट्रैफिक बराए नाम ही था और अंदेशा था कि शोभराज को ताकुब का शुबा ना हो जाए। वाटर वर्क्स रोड आगे जाकर नरवान मार्ग से मिल जाती थी, लेकिन वहां तक जाने की जरूरत पेश नहीं आई। शोभराज की फियाट दाईं तरफ एक जेली सड़क पर मुड़ गई थी। इस तरफ रिहायशी बंगले थे और कई गलियां थी। बिमला ने कार एक तरफ मोड़ते ही पहले ही हेडलाइट्स बुझा दी। अगली कार हमसे तकरीबन 200 गज आगे थी और फिर वो कार एक गली में मुड़ गई। बिमला ने अकलमंदी ये की कि कार गली में घुमाने की बजाय मोड़ पर रोक ली और इंजन बंद कर दिया। मैं कार से उतरकर तेज कदम उठाते हुए कार्नर वाले बंगले की दीवार की आड़ से दूसरी तरफ झांकने लगा। तकरीबन 50 गज आगे वो कार एक बंगले के सामने रुकी हुई थी। उसकी हेडलाइट्स रोशन थी और वो औरत कार से उतरकर बंगले का गेट खोल रही थी। सुरफियाट बंगले में दाखिल होगी और गेट बंद हो गया। मैं गली में चलते हुए उस बंगले के सामने से गुजरा और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वापस आ गया। बंगले के गेट और बरामदे की बत्ती नहीं जलाई गई, लेकिन बरामदे के साथ दाईं तरफ वाली एक खिड़की में रोशनी नजर आने लगी। वो गली के मोड़ से चौथा बंगला था। वापस आकर मैं गाड़ी में बैठ गया। बिमला ने मेरे बैठते ही इंजन स्टार्ट कर दिया। आगे वाली गली में मोड़ दो, मैंने इशारा किया। कार उस गली से आगे निकलकर बंगले के पीछे वाली गली में मुड़ गई। गली के इख्तिताम पर दाएं बाएं सड़क थी और सामने पार्क था। मेरे इशारे पर बिमला ने कार दाईं तरफ मोड़कर पार्क के जंगले के साथ एक दरख्त के नीचे रोककर इंजन बंद कर दिया। तुम कार ही में बैठी रहो, डरोगी तो नहीं, मैंने अपनी तरफ का दरवाजा खोलते हुए कहा। अब मुझे डर नहीं लगता। और इस वक्त तो उसने डैशबोर्ड का खाना खोलकर उसमें रखा हुआ पिस्तौल निकाल दिया और पूरे इत्मीनान लहजे में बोली, और इस वक्त अगर किसी ने मेरे करीब आने की कोशिश की तो गोली से उड़ा दूंगी। ये पिस्तौल तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैं चौंक गया। ठाकुर जी ने रखा था और मुझे भी बता दिया, बिमला ने मुस्कुरा कर कहा। मैं कार से उतर आया। बिमला ने दरवाजा अंदर से ला करके कार की पार्किंग लाइट बुझा दी और सीट की पूंछ से टेक लगाकर नीम दराज हो गई। पिस्तौल उसने गोद में रख लिया था। उसके पास पिस्तौल की मौजूदगी से मुझे भी इत्मीनान हो गया था। मैं गली में चलते हुए उस बंगले की पुश्त पर आ गया। शोभराज और उस औरत के बारे में मैं अब भी उलझन का शिकार था। मेरे लिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। रेस्टोरेंट में उन दोनों को देखकर मैं यही समझा था कि वो कोई शिकारी औरत है, लेकिन कार में बैठने से पहले उस औरत ने पर्स में से कार की चाबी निकालकर जिस तरह शोभराज के हवाले की थी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि इनके ताल्लुकात नए नहीं हैं। वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। शोभराज तो धूलपुर में रहता था, यहाँ किसी औरत से उसका क्या ताल्लुक? मैं जैसे जैसे सोचता रहा मेरा जहन उलझता गया। बंगले की एक भी दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। अंदर की तरफ नारियल के 2-4 दरख्त भी नजर आ रहे थे। मैं दीवार के करीब रुककर इधर उधर देखने लगा। सामने वाली कितार के बंगलों की पुश्त भी इसी तरफ थी। यूं भी रात के 12:30 बज रहे थे। गली में सन्नाटा था और तारीकी भी। मैंने झुककर पिंडली पर बंधे हुए खंजर की मौजूदगी को महसूस किया। मेरा पुराना खंजर तो काली के मंदिर वाली पहाड़ियों ही में कहीं गिर गया था और जयपुर आने के बाद मुझे एक नया खंजर खरीदना पड़ा था। दीवार पर चढ़ने और दूसरी तरफ कूदने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। यहाँ काफी खुली जगह थी और जा बजा गार्डिनिया के पौधे लगे हुए थे, जिनकी शाखें ऊपर से काटकर छतरियों जैसी शक्ल दे दी गई थी। जमीन पर खुश्क पत्ते बिखरे हुए थे। बंगले के दोनों तरफ कुशादा गलियारे से थे और वहाँ भी दीवारों के साथ साथ पौधे लगे हुए थे। पिछली तरफ गालबन 3 कमरे थे, लेकिन तमाम खिड़कियां तारीक थी, जिसका मतलब था कि वो दोनों सामने वाले रुख पर किसी कमरे में थे। उस तरफ एक दरवाजा भी था जो बंद था। मैं दबे कदम उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। खुश्क पत्ते मेरे पैरों के नीचे आकर चिरमरा रहे थे। मैं बहुत मोहतात होकर आगे बढ़ता रहा। दरवाजा अंदर से लॉक था। मैं दीवार के साथ साथ चलता हुआ बाईं तरफ वाले गलियारे में आ गया। इस तरफ एक खिड़की भी रोशन थी। अंदर की तरफ अगरचे नीले रंग का पर्दा पड़ा हुआ था, लेकिन एक तरफ चंद इंच के करीब पर्दा हटा हुआ था। मेरे शीशे से आंख लगा दी। ये बेडरूम था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने स्टूल पर बैठी हुई थी। उसकी पूंछ मेरी तरफ थी, लेकिन आईने में उसका सामने का रुख नजर आ रहा था। शोभराज बेड की पट्टी पर टिका हुआ था। वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी की आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। वो औरत अपने बदन पर सजे हुए जेवर उतार रही थी। पहले उसने कानों के झुमके उतार कर अपने सामने ड्रेसिंग टेबल पर रखे, फिर नेकलेस उतारा और आखिर में चूड़ियां और अंगूठियां उतार कर रख दी। सर को मखसूस अंदाज में हरकत देकर बालों को हल्का सा झटका दिया और बुर्श फेरने लगी। तुम कपड़े बदल लो, मैं किचन में जा रहा हूँ, चाय का मूड हो रहा है। शोभराज ये कहते हुए उठ गया। इस मर्तबा उसकी आवाज बुलंद थी और अल्फाज मेरी समझ में आ गए थे। शोभराज कमरे से निकल गया। वो औरत भी बुर्श ड्रेसिंग टेबल पर रखकर खड़ी हो गई और साड़ी के बल खोलने लगी। उसने साड़ी उतार कर फेंक दी और फिर ब्लाउज भी उतार दिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। गर्दन पर चींटियां रेंगने लगी। वो आईने के सामने कदरे आगे झुककर दाएं कंधे पर उंगली से टटोल कर कुछ देखने लगी। फिर सीधी हुई तो उसका हाथ पेटी कोट पर पहुंच गया और फिर ठीक उसी लम्हे अपने अकब में खुश पत्तों की चिरचिराने की आवाज सुनकर मैं तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन मुझे देर हो चुकी थी। शोभराज ने डंडे से मेरे सर को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वार मेरे बाएं कंधे पर पड़ा और मैं बेइख्तियार करा उठा। अब बात मेरी समझ में आ गई थी। इन्होंने शायद खिड़की के करीब मेरी मौजूदगी को महसूस कर लिया था और शोभराज ने बड़ी ज़ानत का सबूत देते हुए मुझे फांसने की कोशिश की थी।
वो औरत जानती थी कि मैं खिड़की से झांक रहा हूँ। उसने मैं इसलिए कपड़े उतारना शुरू कर दिए थे कि मैं उसकी तरफ मुतवज्जो रहूं और सोबराज अपना काम कर गुजरे। सोबराज ने दूसरा वार करने के लिए डंडा सर से ऊपर उठाया। मेरे कंधे पर अगरचे जरब जोरदार लगी थी, लेकिन मैंने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया। उसने जैसे ही हमला किया, मैंने उसका वार बाईं कलाई पर रोका और दाएं हाथ से उसकी बगल में जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। सोबराज अपनी जगह से तकरीबन 1 फुट ऊपर उछला। डंडा उसके हाथ से छूटकर गिर गया। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली और दूसरा घूंसा उसकी कूनी के नीचे मारा। इस मर्तबा वो करा उठा, लेकिन दूसरे हील में उसने संभल कर मेरी पिंडली पर ठोकर दे मारी। वो लेदर शूज पहने हुए था, जूते की सख्त टो थोड़े की तरह हड्डी पर लगी और मैं नाच कर रह गया। सोबराज ने इस मौके से पूरा फायदा उठाया और उछलकर साइड किक रसीद कर दी। मैंने किक रोकने की कोशिश की थी, मगर कामयाब नहीं हो सका। हथौड़े जैसी जरब मेरे पहलू में लगी और मैं लड़खड़ाता हुआ दीवार से टकरा गया। ये किक खाते ही मेरे दिमाग में जमाका सा हुआ और मुझे याद आ गया कि मेरा मुकाबला किसी सड़क शाप गुंडे से नहीं, एक मार्शल आर्टिस्ट से था। धूलपुर में इससे दो हाथ हो चुके थे। सोबराज ने दूसरी किक लगाई, जिसे मैंने बड़ी फुर्ती से भला किया। दूसरे हील में उसने उछलकर एक और किक लगाई, लेकिन मैंने उसका ये हमला भी नाकाम बना दिया। और फिर वो पे दर पे किक पर किक लगाता रहा और मैं उसकी हर किक ब्लॉक करता रहा और मिलाकर मुझे भी जवाबी कार्रवाई का मौका मिल गया। मेरी पहली राउंड हाउस किक उसके बाएं बाजू पर कूनी और कंधे के दरमियान लगी। वो बुरी तरह बिलबिला उठा। मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और पे दर पे उस पर हमले करता रहा। उसने मेरी 1-2 किक्स बड़ी खूबसूरती से ब्लॉक भी की थी, लेकिन उसके बावजूद उसे जवाबी कार्रवाई का मौका नहीं मिल सका। हम दोनों एक दूसरे पर हमले करते हुए बंगले के अकबी हिस्से में आ गए, जहाँ थोड़े फासले पर गार्डिनिया के तराशे हुए पौधे लगे हुए थे। यहाँ पहुंचते ही वो फ्लाइंग किक लगाने के लिए हवा में उछला, लेकिन मैंने उसके दोनों पैर पकड़कर हवा ही में उछाल दिया। वो कलाबाजी खाते हुए एक पौधे के ऊपर गिरा और शाखें दबने से वो दूसरी तरफ लुढ़क गया। मैं संभलकर उसके ऊपर गिरा और उसे गोंसों की बाड़ पर रख लिया। सोबराज की पिटाई करते हुए मैं अपने उस्तादों का दिया हुआ सबक भूल गया था कि हरीफ का मुकाबला करते हुए अपना दिमाग ठंडा रखो। उसकी पिटाई के जोश में मुझे इस वक्त ये याद नहीं रहा था कि सोबराज यहाँ अकेला नहीं है, उसके साथ एक खूबसूरत औरत भी थी। मैं सोबराज के सीने पर सवार था। इधर मैंने उसके जबड़े पर घूंसा मारा, उधर मेरे सर पर धमाका हुआ। मेरे 14 तबक रोशन हो गए। आंखों के सामने पहले बिजली का कूंदा सा लपका, फिर रंग बिरंगे जर्रात नाचने लगे। मेरे सर को जोरदार झटका दिया। उसके साथ ही मेरे नीचे दबे हुए सोबराज ने मुझे एक तरफ उछाल दिया। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसी लम्हे मैंने एक एवले को अपनी तरफ लपकते हुए देखा। वो औरत दोनों हाथों में डंडा उठाए मुझ पर हमलावर हो रही थी। मेरे सर पर भी इसी ने डंडे से हमला किया था। इस मर्तबा मैंने हाथ उठाकर उसका हमला रोकने की कोशिश की। डंडा मेरे हाथ पर लगते हुए सर पर लगा और इस मर्तबा मैं अपने आवाज पर काबू नहीं रख सका और मेरा ज़हन तारीकी में डूबता चला गया। मैं शायद ज्यादा देर तक बेहोश भी नहीं रह सका। होश में आया तो मैं कमरे में कालीन पर पड़ा हुआ था। हाल में ड्राइंग रूम था। कमरा खासा बड़ा था। सोफों के दरमियान खुली जगह थी। सामने एक सोफे पर सोबराज के साथ वो औरत भी बैठी हुई थी। उसके जिस्म पर पेटीकोट और ऊपर ब्लैक रंग का मुख्तसर सा इनर वेयर था। वो अगरचे खुद भी नहायत खतरनाक शायद थी, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक चीज स्याह रंग का वो पिस्तौल था जो उसके हाथ में नजर आ रहा था। मुझे होश में आते देखकर सोबराज एक झटके से उठ गया और मेरे कूल्हे पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। मैंने तुम्हें उसी वक्त देख लिया था जब तुम बंगले की अकबी दीवार से अंदर कूदे थे। उसके लहजे में हल्की सी घुर्राहट थी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। वैसे शक्ल से तुम पुलिस वाले तो नहीं लगते। पुलिस का खौफ तो उसे होता है जिसने कोई जुर्म किया हो। मैंने जवाब दिया। तुम्हारे इस जुमले से ये साबित होता है कि तुम किसी मामले में पुलिस को मतलूब हो, और मैं ये भी बता सकता हूँ कि तुम पुलिस से क्यों खौफ ज़दा हो। पंडित सोबराज। क्या? वो उछल पड़ा। उसने औरत की तरफ देखा और फिर मेरे जिस्म पर ठोकरों की बारिश कर दी। तुम मेरी असलियत जानते हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये जानना जरूरी समझता हूँ कि तुम हो कौन। बहुत जल्द भूल गए। मैंने जवाब दिया। चंद रोज पहले ही तो धूलपुर में हमारी धुआंधार मुलाकात हुई थी। मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले किया था, लेकिन तुम एक संतरी को कत्ल करके हवाला से भाग निकले। इस बदले हुए हुलिये में तुम पुलिस को धोखा तो दे सकते हो, मगर मेरी नजरों को नहीं। मैंने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। ओह! सोबराज का चेहरा धुआं हो गया। वो चंद में गहरी नजरों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर दूसरे हील में वो मुझ पर फल पड़ा।